लेगा अभी। Okay. So when it is going to stop, तो उसका मतलब है कि अब क्लास स्टार्ट होनी है। लिखा जाएगा सीधा। अब ये लाइव है। Now it is live. Okay. Good morning, everyone. Okay. ठीक है. So welcome to the new portal. आप एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो क्लियर है आपको? ऑडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है. ग्रेट. ठीक है. ठीक है. So shall we start? Everything is set at your end, right? Great. तो आज की क्लास का जो पर्पस है वो है हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं पीएसआर ऑप्शनल की. ठीक है. तो देखते हैं क्या क्या हमें करना आज. ठीक है. एजेंडा पहले सेट कर लेते हैं. हम समझेंगे लिबरलिज्म को. ठीक है. इसको समझाने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा और फिर इससे मैं कनेक्ट करूंगा. ठीक है. उसके बाद जानेंगे हम मार्क्सिज्म को, देन सोशलिज्म, उसके बाद जानेंगे हम यूटिलिटेरियनिज्म को. ठीक है. जब मैं ये टर्म समझाऊंगा ना तो इसके साथ साथ में कुछ थिंकर्स, उनके अप्रोच, वो सब कुछ आपको समझाता चला जाऊंगा. फंक्शनलिज्म, पहले ये टर्म समझते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्म लिबरलिज्म. वॉइस सबको ठीक है? ठीक है. नाउ देखिए, लिबरलिज्म एज अ टर्म ये इमर्ज हुई है एक वर्ड से जिसका नाम, जिसका जो वर्ड है लिब्रे. और लिब्रे जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है अनदर वर्ड फ्रीडम. ठीक है. अब फ्रीडम से तो आप सब वाक्य रखते हैं. ठीक है. फ्रीडम क्या होता है कि भाई यू आर फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू बी, यू आर फ्री टू एक्ट. राइट. रवि, क्या कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी स्टेज हो सकती है लाइफ में? और क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम टू एवरीवन, क्या आपको लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी होगी? यस और नो? जब मैं इनका नाम ले रहा हूं तो एक तरीके से ये तो केवल मैंने एग्जांपल के लिए बैठाए हुए हैं यहां पर. मैं आपसे एक्चुअली सवाल पूछ रहा हूं. ठीक है. थोड़ा सोचना है, समझना है. पॉलिटिकल साइंस आपकी रगों में दौड़ेगी. ठीक है. अगर आपने थोड़ा सोचना समझना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछूं तो बस केवल आप जवाब देते रहो, सही गलत मैटर ही नहीं करता. ठीक है. नहीं तो फिर डेफिनेशन में अटके रह जाओगे और कुछ जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो मजबूत नहीं होंगे. राइट. केवल नोट्स तो ना रटने के लिए आप यहां पर आए हो. ठीक है. तो सबने कहा नो. कारण, क्योंकि अगर फ्री टू चूज, फ्री टू बी, फ्री टू एक्ट अगर ऐसा करने लग गया हर कोई, तो समाज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. एंड स्टेबिलिटी नहीं रही तो प्रोग्रेस कैसे होगी? तो आप कहेंगे कि क्या सर फ्रीडम इज अ बैड आइडिया? देन नो, फ्रीडम इज अ गुड आइडिया, बट वी नीड टू हैव सम ऑर्डर हाउ टू यूज फ्रीडम, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन हैव फ्रीडम. है ना? तो इसी वजह से यहां पर जो वर्ड है फ्रीडम की जगह यहां पर वर्ड यूज किया जाने लगा लिबर्टी. लिबर्टी अपने आप में एक मॉडर्न टाइम का वर्ड है. मॉडर्न टाइम यानी कि मिडिवल टाइम में. अब जब मैं
मॉडर्न टाइम और लिबर्टी ये शब्द यूज कर रहा हूं तो हमेशा किसी ना किसी के कनेक्शन में तो वर्ड यूज होंगे। लिबर्टी फॉर होम, लिबर्टी टू होम, इन व्हाट कंटेक्स्ट? तो यानी कि लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल्स, आम आदमियों के पास लिबर्टी इन कंपैरिजन टू स्टेट। स्टेट मतलब सरकार। अब सरकार चाहे राजा की हो, सरकार चाहे डेमोक्रेटिक हो, हम केवल ये कह रहे हैं कि भाई कुछ आजादी इन लोगों को मिलनी चाहिए एज गारंटी। ये आइडिया मैंने कहा मॉडर्न टाइम में हुआ। किसी भी बात को मेरी आपको ऐसी रट लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। समझिएगा कैसे। मीडिवल टाइम में जो आइडिया काफी पॉपुलर था वो था डिवाइन राइट थियरी। हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टर्म्स आप पहली बार सुनेंगे और पहली बार सुनाने के लिए तो लेक्चर है बेसिक्स। डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है गॉड, राइट्स का मतलब अधिकार, और थ्योरी का मतलब जो एक्सप्लेन कर रही है कि भाई एक्चुअल में जो स्टेट है। मिडिवल टाइम में अगर मैं यूरोप की बात करूं या दुनिया की कई जगह की बात करूं तो जनरली मिडिवल टाइम में मोनार्की होती थी। मोनार्की वाज द मोस्ट पॉपुलर थिंग, यानी कि किंग होगा, क्राउन होगा, और क्राउन रूल करेगा सब्जेक्ट्स पे, आम आदमियों पे, राइट। डिवाइन राइट थ्योरी कह रही है कि किंग को अधिकार रूल करने का, यानी कि किंग जो आप पर रूल कर रहा है, यह अधिकार किंग को पता किसने दिया है? गॉड ने दिया है। तो ये गॉड का रूल है कि किंग तुम पर राज करे। तो ये डिवाइन राइट थ्योरी है। अब ऐसे में ये थ्योरी एक्चुअली पॉपुलर क्यों हुई? एक बात समझिएगा, हर एक समय में कुछ चीजें ट्रुथ मानी जाती हैं, सच मानी जाती हैं, और जो भी सच माने जाते हैं किसी भी टाइम में उसका पर्पस होता है कुछ ना कुछ। जैसे कि इस समय में अगर इस बात को फैलाया गया, चर्च भी इस बात को कह रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस बात को कह रहे हैं, आर्टिस्ट इस बात को कह रहे हैं, पेंटर्स इस बात को कह रहे हैं, तो एक तरीके से ऐसे समाज में जो भी बच्चा अब बड़ा होगा वो इसी बिलीव के साथ होगा कि भाई राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरीके से उसको एक्चुअली राज करने की पावर ईश्वर ने दी है। तो क्या ऐसे में ये लोग राजा के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। राजा भले एक्सप्लॉयटेशन करे, नहीं जाएंगे, क्योंकि राजा के खिलाफ जाना मतलब गॉड के खिलाफ जाना। तो एक तरीके से आपको एक टर्म पता लगी यहां पर कि दीज काइंड ऑफ थ्योरीज, ये पॉलिटिकल थ्योरी तो हुई। पॉलिटिकल थ्योरी क्यों? क्योंकि दिस थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग अ काइंड ऑफ रूल। कौन रूल करेगा, हु, एंड क्यों करेगा, वाई। कौन करेगा? राजा करेगा जी। वाई? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है जी। किसने कहा? चर्च बोल रहा है जी, राजा ही बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, इतने सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इस बात पर। तो एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एक नया टर्म मिला आपको, समझिएगा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। ये बेसिक टर्म सिखा रहा हूं आपको। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द वर्ड ऑर्गेनाइज इज यूज्ड। भाई स्टडी आईक्यू इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें वर्ड ऑर्गेनाइज है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि पहले से कुछ चीजें सेट हैं कि इस व्यक्ति की बात ये टीम मेंबर्स मानेंगे, इस पोस्ट की बात ये टीम मेंबर्स मानेंगे, राइट। तभी तो ऑर्गेनाइज हुआ। अगर आप अपने मैनेजर की बात ही मत मानो कि क्लास मॉडरेट करने जानी है शशांक सर की, आपने कहा मैं नहीं मानता, और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ना हो, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी? ये कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तभी तो चीजें वैसे चलेंगी जैसी चलनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अब आपकी ऑब्लिगेशन है। मींस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द रिलेशंस, द स्ट्रक्चर is based on obligation that you are obligated to do as per your manager. तो इसी तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है in relation to state people have to oblige as per the laws policies made by state.
यानी कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जो आम जनता है ये स्टेट के हिसाब से चले, यानी कि स्टेट ने जो लॉ बनाया अब ये जनता उसको फॉलो करे, सीधी बात, नो बकवास, ऐसे करे। तो मुझे बताइए जब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अचीव की जाती है तभी तो किसी भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी भाई, तभी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी जब ऑब्लिगेशन होगा। बताइए, यस और नो? भाई तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो एक तरीके से मिडिवल टाइम में ये डिवाइन राइट्स थियरी was a method to achieve political obligation. Yes or no? Yes. यहां पर सोर्स ऑफ पावर गॉड माना जाता था, ठीक है। लेकिन इस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के चक्कर में हो क्या रहा था, ठीक है, स्टेबिलिटी काफी टाइम तक अचीव कर ली, लेकिन आप सबको एक बात तो पता होगी कि भाई एक्सप्लॉयटेशन की एक हद होती है ना। अगर पब्लिक में एक सेंस ऑफ इनजस्टिस फील हो रहा है उनको कि भाई राजा हमारा शोषण कर रहा है, मींस if people are feeling that this exploitation is happening in this garb of divine rights theory, तो कुछ लोग होंगे जो क्रिटिकल माइंडसेट के होंगे, जो स्थापित सत्यों पर सवाल उठाते होंगे, मींस पीपल हु आर गोइंग टू क्वेश्चन व्हाटएवर इज कंसीडर्ड एज ट्रू। हर एक टाइम में ऐसे लोग होते हैं, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मर कहते हैं, जो कुछ रिफॉर्म की बात करते हैं। तो अब ऐसे समय में इन एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए कुछ रिफॉर्मर आते हैं, यानी कि कुछ थिंकर आते हैं। वो सोचते हैं कि यार ठीक है, माना जाता है कि डिवाइन राइट्स थियरी, राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, लॉजिक। अब जनता को कहा तुम सवाल करो ना इस बात पे। अगर शुरुआत में जब दुनिया शुरू होगी और तब किसी को राजा बनाया होगा गॉड ने, तो उसके बाद तो कितने लोग आए, कितने गए, कितने लोग कैसे राजा बन गए। तो यानी कि क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया डिवाइन राइट्स थ्योरी पे, बिकॉज पीपल वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। इन द मिडिवल टाइम वी वर नॉट सीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स लाइक यू मी एंजॉय एज ऑफ नाउ। जैसे आज आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, मिडिवल टाइम में मोस्ट पॉपुलर जो आइडिया था वो ये था कि आपकी ड्यूटीज हैं टुवर्ड स्टेट, आम लोगों की ड्यूटीज होती हैं, राइट्स नहीं होते। राइट्स की जरूरत क्या है आपको, whatever is good for you is being given by king, your benevolent king, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। राइट्स का क्या करोगे, ड्यूटीज पर फोकस करो बस। ईश्वर के प्रति ड्यूटीज होती हैं आपकी, लेकिन ड्यूटीज पर फोकस करना, एक्सप्लॉयटेशन पर भी क्वेश्चन ना उठा पाना, तो ऐसे में थिंकर्स ने क्रिटिक करना स्टार्ट किया, और क्रिटिक के बाद नई थियरीज इमर्ज हुई। वो थियरीज जो कहने लगी कि एक्चुअल में किंग जो स्टेट है, किंग हो या कोई किसी और तरह का स्टेट हो, ये एक्चुअली लोगों ने बनाया था। मतलब कि अगर ये पेन है तो कभी ना कभी क्रिएट हुआ होगा, ये अगर आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो कभी ना कभी क्रिएट हुए होंगे, ये बोर्ड है कभी ना कभी क्रिएट हुआ होगा, तो स्टेट भी कभी ना कभी क्रिएट हुआ होगा। और हर क्रिएशन का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो अगर एक आज हम कानून व्यवस्था देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, कानून देखते हैं, तो एक ऐसा भी समय होगा जहां पर ये कानून एग्जिस्ट ही ना करते हो, ये सरकार एग्जिस्ट ही ना करती हो। जैसे कि हम अर्ली मैन के समय की बात करें, फिर ग्रेजुअली लोगों ने रिकॉग्नाइज किया होगा कि यार हमें ना लॉ तो चाहिए, तो लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए स्टेट बनाई होगी। अब इसमें कुछ को रिप्रेजेंटेटिव बनाया होगा, कुछ लोगों को, कि भाई चलो हम तो अपना खाना कमाना ये सब देखेंगे, तुम जो है ऑर्डर, कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, न्याय, ये सब देख लेना। अब ग्रेजुअली फिर उन्होंने पावर अपने पास ले ली होगी। तो यानी कि इस थ्योरी से हमने कह दिया कि एक्चुअली लोगों ने स्टेट को बनाया होगा। यही जो आइडिया है इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि एक्चुअली स्टेट is made out of a contract between the people, and since these people made the contract, तो अब स्टेट जो भी लॉ बनाएगी लोग फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही तो स्टेट को बनाया है।
कितने लोगों को ये बात कनेक्ट हो गई कि एक्चुअली इस थियरी में भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को अचीव करने की तो कोशिश की गई है? यस और नो? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मतलब क्या? कि भाई स्टेट जो लॉ बनाए जनता उसको फॉलो करे तभी स्टेबिलिटी आएगी। और हमने भी ये कहा, यहाँ क्या कहा? क्योंकि हमने कहा कि स्टेट जो है लोगों ने बनाई है, तो स्टेट ने जो लॉ बनाया उसको जनता फॉलो करे। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यहाँ भी अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो मेंशन HOLA, होला। मैं देखना चाहता हूं आप सुन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फिर आप लोग कहेंगे कि सर जब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दोनों जगह अचीव हो रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है या डिवाइन राइट थियरी है, तो सर मतलब चेंज क्या लाए? चेंज लाए हैं? चेंज क्या लाए हैं? ये चेंज लाए। ये देखिए, हमने इसमें कह दिया कि सोर्स ऑफ स्टेट, सोर्स ऑफ पावर ऑफ स्टेट आर पीपल। हमने कह दिया कि लोग जो हैं वो सोर्स ऑफ पावर हैं। क्या डिवाइन राइट थ्योरी में सोर्स ऑफ पावर लोग थे? नहीं। तो आप कहोगे हम क्या ही कर लेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल, प्रेम्बल की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आपको नहीं लगता वो एग्जाम्पल किसका है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल, प्रस्तावना की पहली लाइन, वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। राइट? अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे कानून नहीं बना सकती जो लोगों को आर्बिट्रेरली नुकसान पहुंचाए। यानी कि सरकार को समझ में आना चाहिए, क्योंकि पावर कौन है? लोग हैं। सोर्स ऑफ पावर कौन है? लोग हैं। तो ऐसे में आर्बिट्रेरली, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है अनरीजनेबल वे में, अपनी मर्जी से कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा यहां पर जो लॉ होगा वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। यहां पर उसकी जरूरत नहीं थी। किंग ने जो कानून बनाया बना दिया, बस। आप कहोगे सर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा। यार तुम किंग की बराबरी करोगे क्या? किंग का सीधा कनेक्शन ईश्वर से है। तुम्हें नहीं पता लग रहा कि तुम्हें तुम्हारी क्या भलाई है क्या बुराई है? वो किंग कर रहा है। अगर पेन हो रहा है झेलो। ईश्वर चाहता है कि तुम पेन को झेलकर अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने कर्म को काटो, सीधा किंगडम ऑफ गॉड में जाओगे जल्दी। रास्ता है ये। तो ये इस तरीके से बहकाया गया है ह्यूमैनिटी को शुरुआत से ही। ठीक है। नाउ अब ये जो मॉडर्न टाइम है, तो आपको पता लगा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये क्या है? मॉडर्न टाइम का आइडिया। मॉडर्न टाइम एक्चुअली ऐसा नहीं कि मॉडर्न टाइम कोई एक विशेष समय था। ठीक है। मॉडर्न टाइम की शुरुआत किससे होती है? क्रिटिकल रीजनिंग से होती है। टू बी क्रिटिक, राइट? यहां से शुरू होती है, फिर यहां पर जाती है। आप ऐसे डिफरेंस समझ सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में बिलीव किया गया कि जो ट्रुथ है, देखिए जैसे मिडिवल टाइम में, यहां पे भी लिख रहा हूं दोबारा, मिडिवल टाइम में माना जाता था ट्रुथ कहां से डिड्यूस होगा? गॉड से। और गॉड के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो चर्च। तो चर्च ने कहा धरती फ्लैट तो फ्लैट। अब जो एक्सपेरिमेंट करके बताएगा कि जैसे गैलीलियो, कैप्लर, तो उनके खिलाफ हो जाएगा चर्च। तुम क्या बात कर रहे हो? क्योंकि ट्रुथ तो कौन बताएगा? गॉड बताएगा, और गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हम। राइट? तो यहां पर रेशनैलिटी को नहीं, बिलीफ को ज्यादा फोकस दिया जाता था। मॉडर्न टाइम क्योंकि शुरुआत होता है क्रिटिक से। मॉडर्न टाइम में जब हमने देखा फीचर्स, साइंस, टेक, रेशनैलिटी, इससे लोगों ने ऐसा कुछ बना दिया कि जो चर्च प्रूव कह रहा था कि नहीं यही सच है, तो चर्च की बात झूठ साबित हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की शेप। तो ऐसे माना जाने लगा कि यहां पर मॉडर्न टाइम में ट्रुथ जो है वो कैसे पाया जा सकता है? रेशनैलिटी से। रेशनैलिटी का मतलब होता है बीइंग लॉजिकल। ट्रुथ कैसे इज इक्विवेलेंट टू साइंस। इस बात को जरा ध्यान रखना, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में आप मॉडर्न टाइम के जितने थिंकर्स को पढ़ोगे, देखोगे हर कोई अपने आप को साइंटिफिक बता रहा है।
क्यों बता रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग उसकी बात को सच मानो। हॉब्स जब आप पढ़ेंगे तो हॉब्स भी कह रहा है कि मैं साइंटिफिक, मार्क्स भी कह रहा है मैं साइंटिफिक, हर कोई अपने आप को साइंटिफिक बताना चाह रहा है। जबकि मिडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम के जो थिंकर्स हैं, उन्हें नहीं पढ़ा कि साइंटिफिक मानो, इन्हें पढ़ा हुआ है। क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोग ही तभी तुम्हें सच मानेंगे जब तुम साइंस के साथ अलाइन होगे, लॉजिक के साथ अलाइन होगे, राइट? तो मॉडर्न टाइम में माना जाने लगा ट्रुथ क्या है, यहां से इमर्ज हो रहा है, और माना जाने लगा क्योंकि साइंस का इस्तेमाल करके, रेशनैलिटी का इस्तेमाल करके, बीइंग लॉजिकल, मैन हैज एक्चुअली, जब मैं मैन यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन के खिलाफ, ये केवल मैन वर्ड यूज हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमंस, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर जो थिंकर्स थे वो मैन ही थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, विमेन को इतना प्रोग्रेस के चांसेस नहीं दिए जाते थे। तो इस वजह से आप अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाले चैप्टर में देखेंगे केवल एक विमेन थिंकर आपको मिलेंगी, हन्ना अरेंट, राइट? फिर हम फेमिनिज्म में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? इन डेप्थ जानेंगे उसको। नाउ द पॉइंट इज कि प्रूफ हुआ कि मैन इज रेशनल, यानी कि ह्यूमंस आर रेशनल। और अगर वो रेशनल है और साइंस से उसने, जैसे चर्च ने कहा कोई बीमारी फैली हुई है कि वील प्रे, अगर बच गए तो कहा कि देखो गॉड का मैजिक, और अगर मर गए तो कहा कि भाई गॉड चाह ही रहे थे आपको बुलाना, तो गॉड्स विल, प्रे तो कर लिया। लेकिन पता लगा मरने वाले थे, लेकिन वहां पर डिस्कवरी हो गई पेनिसिलिन की, एंटीबायोटिक्स की, बच गए, तो पता लगा कि यार साइंस से बचाया जा सकता है, राइट? तो ऐसे में रेशनैलिटी से मैन कैन डिसाइड व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो इससे पहले मैन पर इतना विश्वास नहीं था, लोगों पर इतना विश्वास नहीं था कि वो अच्छा बुरा कुछ अपना देख सकते हैं। दे वर सब्जेक्टेड अंडर द एथिक्स विच वर पुश्ड बाय चर्च, विच वर पुश्ड बाय किंग, कि भाई हमने जो कह दिया सच वही मानो, ड्यूटीज को फॉलो करो, यही अच्छी लाइफ का एक जरिया है। और हर कोई आपको यही सिखा रहा है अच्छी लाइफ का जरिया क्या है। यहां पर कहा गया कि यार जब तुम खुद डिसाइड कर सकते हो गुड और बैड, इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, कितनी सारी बातें जो मिडिवल टाइम की थी वो उसको तुमने गलत सिद्ध कर दिया एक्सपेरिमेंट से। तो इफ मैन कैन डिसाइड व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, डोंट यू थिंक मैन डिजर्व राइट्स? बहुत हुआ ड्यूटीज ड्यूटीज, लेकिन अब राइट्स भी डिजर्व करते हो, यस और नो? क्योंकि राइट्स कौन डिजर्व करता है? दोज हु कैन यूज राइट्स फॉर देयर गुड। भाई जिसमें काबिलियत होगी उसी को तो अधिकार दिए जाएंगे। ये माना गया कि भाई जब मैन के अंदर काबिलियत है अच्छा बुरा समझने की, तो भाई उसको राइट्स दिए जाने चाहिए। और यहीं से इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, ये आइडियाज पॉपुलर हो गए। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब ये हुआ कि भाई आप अकेले इंसान भी अहमियत रखते हो। मीन्स यू ऑल्सो आर, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द स्टेट, since you are part of this nation, you as an individual also deserve some rights. Why? Because only these, by using your rights, you can develop your personality. And when you are going to develop your personality and taking into consideration the collective benefit of it, don't you think such states or such nation is going to grow? एक saying है, no nation can ever become great by dwarfing its own individuals. यानी कि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता, कभी महान नहीं बन सकता अगर वो अपने ही लोगों को बोना कर दे, उनको दबाए। ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल का मतलब है उनको दबाए। इफ यू वांट टू ग्रो एज अ नेशन, यू हैव टू लेट पीपल ग्रो। बिकॉज नेशन किससे बनता है? लोगों से तो बनता है। जब ये लोग अपनी मर्जी से, नाउ कनेक्टिंग बैक टू द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जब ये लोग अपनी मर्जी से चूज करेंगे मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कैसे जिंदगी जीनी है, मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, तभी सही मायने में इनोवेशंस होंगे, बेटर वे ऑफ लिविंग आएंगे, राइट? तो एक तरीके से
ये जो आइडिया है, ये आइडिया लिबर्टी का बेस बना। यहां पर लिबर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमाइज कर दिया जाए रेस्ट्रिक्शंस को, आप पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाए जाए। अब याद करो कि मिडिवल टाइम में तो रेस्ट्रिक्शंस ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे चर्च ने, किंग ने। यहां पर मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है रेस्ट्रिक्शंस को, मैक्सिमाइज कर दो आपकी चॉइसेस को, चॉइसेस। तभी जाकर आप समझना कि आप एक लिबरल सोसाइटी या लिबरल स्टेट में जी रहे हो। लिबरल। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो मेंशन वाह। क्लियर है? ठीक, अभी तक क्लियर है। नाउ मैंने शब्द लिखा था जहां से पूरी की पूरी जर्नी आपको ओपन करके समझाई, ऑपरेशन कर दिया इस वर्ड का, लिबरलिज्म। ध्यान दीजिएगा जहां पर भी वर्ड इज्म आए, इज्म, इज्म का मतलब होता है, ये हिंदी में हम कहते हैं वाद। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि उदारवाद एटसेट्रा, आतंकवाद, तो इज्म जहां पर भी आप ये टर्म देखते हैं तो दैट इज हिंदी में ऐसे बोली जाती है। और ये रिप्रेजेंट किसको करती है? ये रिप्रेजेंट करती है आइडियोलॉजी को। यानी कि जहां पर भी वाद आ रहा है, इज्म आ रहा है, तो इट्स लाइक इट्स एन आइडियोलॉजी। अब आप कहेंगे आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी है सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज जो कोहेरेंटली कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि आप कहोगे सर मतलब समझ नहीं आया, अब समझ में आएगा। जैसे कि मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, एक आइडिया है, मैक्सिमम चॉइसेस होनी चाहिए, दूसरा आइडिया है। आपको नहीं लगता ये दोनों आइडिया एक दूसरे से कनेक्टेड है? भाई रवि, मिनिमाइज करो रेस्ट्रिक्शंस को, मैक्सिमाइज करो आपकी चॉइसेस को, ये दोनों चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई हैं कि नहीं हुई? आपके घर वाले कुछ रोक टोक करते हैं आपके ऊपर कि भाई किस टाइम जाना, किस टाइम आना, ऐसा कुछ करते हैं? कह रहे हैं करते हैं, क्योंकि घर वालों के साथ ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं? हाँ, तो किस टाइम तक नहीं? 7-8 बजे घर पहुंच जाना है, उसके बाद बाहर नहीं निकलने देते, है ना? तो ये इनका लाइफ है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपके रेस्ट्रिक्शंस को कम कराया जा रहा है, इन घर वाले कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें 12 बजे से पहले पूछेंगे ही नहीं, तो अब आपके पास घूमने फिरने की चॉइसेस खुद ही बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? खुद ही बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आइडियाज जो हम लिबरल ऑर्डर का बेस बना रहे हैं, तो दोनों आइडियाज कनेक्टेड हैं। हालांकि कई लोग आप में से कहोगे सर दोनों बातें सेम ही तो हैं। सेम नहीं है, सेम होती तो मैं लिखता क्यों? सोच समझ के लिखी है। वो इस वजह से कई बार चॉइसेस जो हैं बढ़ाने को हम अलग से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके घर वालों ने कहा कि ठीक है रवि, अब तुम जवान हो और अब तुम जो है चलो 7 बजे का रेस्ट्रिक्शन हम हटाते हैं, 12 बजे तक तुम लेकिन घर आ जाना। ठीक है, मिनिमाइज कर दी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन क्या जरूरी है कि रवि जो मिले अब 5 घंटे उनके लिए इसके पास कोई चॉइसेस भी होंगी? कुछ है ही नहीं इनकी जिंदगी में चॉइसेस। मतलब ये यूज कर सकते हैं अब चॉइसेस को, दैट इज फैक्ट, लेकिन चॉइसेस क्रिएट भी तो होनी चाहिए अच्छा समय बिताने की, वो है नहीं। तो यहां पर कई बार चॉइसेस क्रिएट भी करनी पड़ती हैं इंसानों के लिए। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट this concept of positive liberalism, negative liberalism in the liberalism part, which is in paper 1 section A, ideologies unit. क्लियर है बात? लिबरल तो एक एस्पेक्ट है, समझ रहे हो? लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें कई सारे आइडियाज आते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं हु इज रवि? सो रवि इज आवर क्लास मॉडरेटर। तो इनकी जिम्मेदारी है कि आपकी क्लास अच्छे से चलती रहे, वॉइस स्ट्रीमिंग एवरीथिंग शुड बी इंटैक्ट ना। तो ये बात आपको पता लग गई। तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। आइडियोलॉजी में सेट ऑफ आइडियाज हैं, इंटरकनेक्टेड हैं।
इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि इनमें कॉमन कंसर्न है, कॉमन कंसर्न, कोई बैकग्राउंड है, कॉमन कंसर्न है, और फिर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कुछ अचीव करना चाहते हैं जो चीज कॉमन है। जैसे कि लिबरलिज्म में ये जो आइडियाज हैं, रेशनैलिटी को पुश करना, जैसे एक आइडिया हो गया कि भाई पुश करो रेशनैलिटी को, रेशनल अपील को, ठीक है, पीपल शुड बी रीजनेबल, पीपल शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस, राइट, लिबरल आइडिया है, ठीक है। अब ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज का कंसर्न क्या है, दे वांट टू लिबरेट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉम द सप्रेशन, राइट। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कलेक्टिव वे में ओवरऑल सोसाइटी और ओवरऑल स्टेट एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करे, जहां पर ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो, ज्यादा हैप्पीनेस हो, बेहतर हार्मनी हो, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब होगा क्या, दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट। आई होप इट इज क्लियर, yes, and I would request all of you to just focus on what I'm teaching, right? Don't engage into debate with each other. Nisha, Gaurav, Vicky, please concentrate here. Now, I told you the first word is liberalism. So liberalism means we are talking about set of ideas which are having common concern, like in the modern time, the promise was the exploitation by state is going to be removed. Real power, liberty is going to be given to the people, means it is going to be considered that source of power of the state are people, right? Individual rights are going to be protected and state is going to be the guarantor of individual rights, क्योंकि state is created by social contract, तो भाई state को ये काम तो करने होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कोई भी चीज, कोई भी आइडिया अगर आया है तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसका बैकग्राउंड क्या था, मिडीवल टाइम में डिवाइन राइट्स थियरी, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा। नाउ अब लिबरलिज्म का इंपैक्ट जो है सोसाइटी पर भी हुआ, पॉलिटिक्स पर भी हुआ, इकोनॉमी पर भी हुआ। आप कहेंगे कैसे, हाउ इज इट? सोसाइटी पर हुआ। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ योर two generations, you know, before, means your grandfather, grandmother. Earlier there was concept of this joint family, right? So there were economic reasons as well, because liberalism brought new opportunities. Liberalism is saying minimization of restrictions. It means state has to come on back foot, means state intervention in economy, state intervention in your personal life needs to be reduced. Some minimum guarantees, for example your speech and expression, these kind of rights need to be protected. From joint family we move to nuclear family. So economy and society and politics were interconnected. Why? भाई शुरुआत में आपके पास एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो एक बड़े बड़े खेत हैं और उस पर ही सभी की अर्निंग उसी से निकलनी है. So head of the family is going to have the economic power and then it is going to be spent for all the members of joint family. But now industry started coming in. Why? Because privatization, liberal idea that state is going to give choices to engage in your own business in an easier manner. Economy पर impact हुआ. Now one son from that village goes into the urban area with her wife or children and they settled there. Why? Economic need was there, right? Because now better opportunity was coming in. The income of the whole family which was coming from this land, now this sole person, this boy of the family who went out of the village is earning that. So society पर भी क्या impact हुआ? Now gradually we see joint family turning into nuclear family. Now women empowerment was also an issue, right? Women getting empowered. Then
अर्लियर women were getting subjugated to so much violence, कितनी सारी वायलेंस झेल रही हैं, बट लेकिन अब अगर खुद एम्पावर्ड हैं तो अगर पति लगा कि यार इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती, ठीक है, देयर आर सो मेनी डिमेरिट्स जो रिकंसाइल हो ही नहीं सकते, मतलब समझौता हो नहीं सकता, तो फिर सेपरेशन होने लगा, डिवोर्स, सिंगल मदर सिंगल फादर। तो अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी इसका एक बड़ा कारण है कि नहीं है, बताइए आप। पहले महिला women is getting abused all these years, disrespected, but still she was there क्योंकि accommodate करना है, कोई और रास्ता नहीं है, बच्चों की खातिर, उसके खातिर, इसके खातिर। लेकिन अब जरिए हैं तो सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट है, पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट है। व्हाई? बिकॉज नाउ दीज काइंड ऑफ राइट्स आर देयर, राइट? तो कहने का मतलब तीनों पर इम्पैक्ट हो रहा है। नाउ फिर लिव इन सिस्टम, शादी करनी क्यों है कि नहीं? कह रहे हैं हाँ सर, सिंगल मदर सिंगल फादर और अलग अलग चीजें आ गई। सो पॉइंट इज कि लिबरलिज्म कह ही रहा है मिनिमाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो एक तरीके से भाई ये जैसे जैसे जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली देन सिंगल मदर सिंगल फादर जैसे जैसे आजाद होते जा रहे हो, फिर लिव इन में जा रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन मिनिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पर चॉइसेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही हैं? भाई चॉइसेस ही चॉइसेस बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, you see liberalism as a political idea, but as I say, as Aristotle also said, political science is the master science. It is shaping our life. कोई ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में जो कह दे कि पॉलिटिकल साइंस का मेरी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट? इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी पार्ट नाउ, एग्जाम्पल, क्योंकि यहीं से इवॉल्व होगा दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा। when liberalism is saying कि state should be minimum, means state का intervention minimum होना चाहिए, and liberalism is saying state need to protect rights like right to property, right to life, right to liberty। ठीक है, ये तीन वर्ड में यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी। यहां पर आइडिया है कि स्टेट इज लाइक अ सर्विस स्टेट, सेवा देना काम है स्टेट का। वी आर पेइंग टैक्सेस एंड वी वांट आवर सर्विसेज, सर्विसेज लाइक protection of our property, protection of our life, means security measures should be there, internal security, external security. If state is not doing that, then we need to change the government, simple as that, because state is there for our service, we are paying taxes. Our liberty, if we want to move somewhere, we want to speak and express, then our rights, these necessary rights, need not to be abridged. So state का concept service state हुआ, minimum state हुआ। अब minimum state से फिर हमने एक चीज देखी कि certain people got advantage. For example, minimum state का impact हुआ, state not making any wage law, making any law for minimum wages, minimum wages law, state not talking about work environment, workers environment in factories. So what is happening that certain people, जिनको हम कह रहे हैं capitalist, what is the meaning of capitalist? A person who is having certain capital, पैसा, and that person has invested that money in something, और क्योंकि state liberal order में क्या कह रहा है कि state तुम तो बैकफुट पर हो, तुम्हारा दखल नहीं होना चाहिए। So now capitalists were the one who got major leverage, major benefit of this ideology liberalism. आप कहेंगे कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ₹50 capital was invested by a capitalist. Okay, consider you are the capitalist, Ravi. You want to be the capitalist? कैपिटलिस्ट बनना है कि नहीं बनना है? कह रहे हैं बनना है। तो आपने ₹10 का रॉ मटेरियल और आपने ₹30 की लेबर और ₹10 मिसलेनियस आपका खर्चा आया, ठीक है, और आपने एक फैक्ट्री ओपन करी, किस चीज की? लिपस्टिक, ठीक है, चलो भाई
भाई आपकी जैसी रजा भाई। और आपने कहा कि सर क्या ब्रांड है, लैक्मे, नाइका वगैरह सबको फेल कर देगा। ठीक है भाई, रवि का काम। नाउ रवि इज सेलिंग that for a price of 200. Now the margin is around say 150. I'm just giving an example. 150 rupees in this transaction. So here, when Ravi is paying just rupees 30 to the labor, and Ravi is earning 150 as a profit margin on this particular transaction, don't you think Ravi can actually engage rupees 50 again, और एक सेपरेट प्रॉफिट की असेंबली लाइन ऐसी बन जाएगी, यहां से भी 150 प्रॉफिट, यहां से भी 150 प्रॉफिट. आई एम जस्ट गिविंग अ random idea how actually property or wealth is accumulated in this world. ये सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है. पैसा इस तरीके से ही accumulate होता है, इस तरीके से ही कमाया जाता है. ठीक है, accumulation से. Your investment is quite low in comparison to the margin which you are having, the margin which you are further investing in your business, and that's how you are accumulating wealth. Right? अब इस तरीके से हो क्या रहा है कि जो कैपिटलिस्ट है उसके पास तो पैसा एक्यूमुलेट होता जा रहा है और सरकार मिनिमम वेजेस का कोई लॉ नहीं बना रही. इन द यूरोपियन कंट्रीज वेयर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एक्चुअली you can say European countries were riding the wave of industrialization, and this is one reason that European countries became the developed nations, developed countries. तो जहां पर आज जर्मनी है वहां पर एक थिंकर हुए कार्ल मार्क्स, उस टाइम पर वहां प्रशिया था. So Karl Marx observed that government is not intervening, and these capitalists are making this labor work for 17 hours, 16 hours, and they're paying them meager wages. केवल इतनी वेज दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं कि इनका आज का काम चल जाए, कल का ना चल पाए. कल का काम चल गया तो आएगा नहीं फिर कल काम पर, फिर प्रोडक्शन कैसे और बढ़ाएंगे. एंड देर मिंटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, ह्यूज मार्जिन्स, लेकिन लेबर को इतना कम, वर्किंग एनवायरमेंट वेरी पुअर, हेल्थ कंडीशंस एंड एटसेट्रा. और ये हो क्यों रहा है? लिबरलिज्म की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि लिबरलिज्म ने मिनिमाइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कर दिया. अब कैपिटलिस्ट ने कहा कि मेरे पास तो देखो फैक्ट्री के सामने इतने लोगों की भीड़ है, नौकरी लेना चाहते हैं, मजदूर बनना चाहते हैं, सो मैं तो मिनिमम रेट लगाऊंगा जिसमें लोग काम करने को तैयार हो जाएं. तो पहले आपको 100 मिल रहे होंगे, लेकिन इफ आई एम सेइंग 60 एंड आई नीड 20 पीपल एंड 20 पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर मी इन ₹60, देन आई एम गोइंग टू हायर देम एंड फायर यू. तो इससे एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? वर्कर्स का हो रहा है. कि यहां पर उनके एक्सप्लॉयटेशन से निजात दिलाने के लिए कोई है? नो वन इज देयर. कार्ल मार्क्स ने प्रोजेक्ट किया कि दिस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय द कैपिटलिस्ट is actually creating so much inequality in society, one day it is going to burst. जैसे कैपिटलिस्ट, तुम्हारे पास तो पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, एंड ये वर्कर, पहले इतना गैप था, कैपिटलिस्ट के पास और पैसा, वर्कर के पास नहीं है. वो कह रहे हैं एक टाइम पर ऐसा होगा कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट में इतना गैप आ जाएगा, वर्कर बेसिक सर्वाइवल के लिए ही दिन रात फाइट कर रहा है, उसकी पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती है कि कमाऊं और बस खर्च कर दूं, कमाऊं और बस खर्च कर दूं बेसिक नेसेसिटीज पे. एंड कैपिटलिस्ट के पास इतना पैसा है दैट कैपिटलिस्ट इज एबल टू इन्फ्लुएंस द स्टेट, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय मनी. एंड हु हैज द मोस्ट मनी? कैपिटलिस्ट. एंड दैट इज व्हाई मार्क्स सेड कि मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस वर्ल्ड एज ऑफ नाउ इन द मॉडर्न एज इज कैपिटलिस्ट फोर्स. ये लोग सरकार, ये लोग हर चीज इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया, education, politics, everything for their own favor. But एक समय ऐसा आएगा, इस exploitation को लेकर workers जाग जाएंगे, and that day workers of the world will unite together as they have nothing to lose but their chains, and they are going to engage into a violent revolution. एक violent revolution होगा. तभी आपने सुना होगा लाल सलाम. Red word represent violent, bloody revolution. Marx says violence is midwife of change. You need not to be fearful of violence. You need not to avoid violence, because violence is happening against you all this time. This is violence. You are not given fair share for the labor which you are doing.
बिकॉज द रूल ऑफ फेयरनेस इज ट्वीक्ड इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि फेयरनेस का आइडिया ही कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में चल रहा है। सही और गलत क्या है? व्हाट इज सही और गलत, ट्रूथ और फॉल्स? Majority of public, if they believe that this kind of policy of capitalist class is correct, then that is going to be considered as truth. Argument of powerful is given more weightage than power of argument. So ultimately powerful के पास ही पावर है, उसी के आर्ग्यूमेंट को ज्यादा तरजीह मिलेगी, उन्हीं का तरीका सही माना जाएगा। तो ये रिवोल्यूशन होगा तभी एक्चुअली these workers are going to be emancipated. मार्क्स कह रहे हैं कि लिबरलिज्म से एडवांस स्टेज आएगी एक कैपिटलिज्म की, जब कैपिटलिज्म के पास इतना पैसा, और फिर ये रिवोल्यूशन होगा। मार्क्स कह रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी सोशलिज्म, यानी कि लिबरलिज्म हुआ, लिबरलिज्म कहां से आया? मिडिवल टाइम के डीमेरिट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उससे आया, जिसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट पर इंपैक्ट पड़ा। यहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हुआ, और उसके बाद वो कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेज आएगी सोशलिज्म। ध्यान रखिएगा यहां पर वर्ड जो सोशलिज्म है, दैट इज नॉट द सेम एज द वर्ड सोशलिज्म which is mentioned in our preamble. In our preamble, the word socialism was actually added later. The spirit of word socialism is there, but socialism word preamble में added नहीं था, वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एक ही बार हमारे देश का preamble अमेंड हुआ है, एक ही बार अभी तक के इतिहास में, और उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नीचे इंटीग्रिटी। सो हमारा जो सोशलिज्म है दैट इज डिफरेंट। हमें अभी मार्क्स के सोशलिज्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि सोशलिज्म वर्ड के ही कई सारे मायने हैं। आपके चैप्टर, आपका अलग से टॉपिक आएगा सोशलिज्म आइडियोलॉजी वाले पार्ट में, लेकिन बेस जो है वो ये है कि इनइक्वालिटी रिड्यूस होनी चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है हर एक सोशलिज्म का। लेकिन कैसे और क्या अचीव करना चाहते हो वो अलग है। जैसे कि यहां पर ये वायलेंट रेवोल्यूशन से सोशलिज्म लाना चाह रहे हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंट रेवोल्यूशन से सोशलिज्म की बात करता है? यस और नो? नहीं करता, राइट? हम नहीं करते वो बात। तो लेकिन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। इनका कहना है कि वर्कर जब ये रिवोल्यूशन करेंगे तो एक समय आएगी जब जो स्टेट होगी जिस पर कैपिटलिस्ट का कंट्रोल होता था, अब वर्कर्स का कंट्रोल होगा, और वर्कर्स जो अब अच्छी पॉलिसीज बनवाएंगे जिससे कि इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। जैसी रिवोल्यूशन आएगा तो कैपिटलिस्ट खत्म होंगे, ये सिस्टम खत्म होगा, इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना पड़ेगा, कानून बदलेंगे। तो ये मेजर रिफॉर्म का टाइम होगा, काफी सारी चीजें बदल रही होंगी। इनइक्वालिटी अब एबोलिश करने की कोशिश की जा रही होगी, राइट? इनइक्वालिटी को खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लेकिन यहां पर गाड़ी रुकेगी नहीं। एक्चुअली गाड़ी रुक यहीं पर गई कितने सारे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस की, जैसे कि यूएसएसआर, रशिया में रिवोल्यूशन हुआ 1917 अक्टूबर रिवोल्यूशन, फिर आप पढ़ते हैं ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, वहां पर लेनिन लीड कर रहे थे विद अदर एक्चुअली कम्युनिस्ट पीपल। मार्क्स कभी नहीं चाहते थे कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी बने और वो रिवोल्यूशन लाए। मार्क्स को डर था कि अगर कभी भी रिवोल्यूशन को कोई एक पार्टी लीड करेगी तो जो लोग लीड कर रहे हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और फिर वो पावरफुल बन जाएंगे, फिर वो स्टेट में काबिज हो जाएंगे और आम जनता पर वो पावर को इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे इनइक्वालिटी को कम करने के लिए करें, लेकिन वो करेंगे और उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन फिर वो भी करने लग जाएंगे। दैट वाज मार्क्स प्रेडिक्शन। मार्क्स वाज इन फेवर ऑफ स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन, कि वर्कर्स खुद जागे, लीडरलेस रिवोल्यूशन हो, कोई इंड्यू बेनिफिट ना ले सके। मार्क्स का कहना था, और ये अपने आप में एक बहुत ही यूटोपियन आइडिया है। यूटोपियन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी वेरी आइडियलिस्टिक, इतनी आइडियलिस्टिक की हकीकत से परे की बात है, राइट? तो मार्क्स का मानना था कि
जो स्टेट है वो होनी नहीं चाहिए. Means few people running the government. This word few people running the government. It means concentration of power in few. Marx was against it. Marx was saying कि this need to go. Marx was saying कि gradually socialism will be converted into communism. And this is going to be the ultimate stage, communism. Word ism is there, it means it's an ideology. Here the word communism represents, this is coming from the word common ownership. Common ownership. Common ownership of what? Common ownership of wealth, property, etc. मार्क्स का कहना था कि स्टेट will be abolished there. Abolished. There will be no state here. No state. कई लोगों ने कहा क्या बकवास है, कोई ऐसा समय हो सकता है जब स्टेट ही ना हो और हम स्टेबिलिटी से रह लें. मार्क्स कह रहे हैं हो सकता है. Because you people are living in this age of humanity कि आपने पॉलिटिकल सिस्टम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल ऐसी ऑब्जर्व करें जहां पर सरकार तो होती है जी, सरकार में कुछ लोग तो होते हैं जी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राजा हो, कोई भी हो. एंड दैट्स हाउ योर नोशंस आर बिल्ड. यू आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड दिस बॉक्स. यू हैव टू think out of the box. And he's saying out of the box thinking is there will be a stage where people are going to have true freedom. Marx deliberately used the word freedom, not liberty. Although both words represent freedom. Why? Because liberty word is used by liberalism, and it is liberalism which has created this mess. And that is why Marx chose the word freedom. Marx said ultimate freedom will only be achieved in communism. And you are going to say, kaisa hoga bhai? Kaisi freedom? Marx is saying in this particular stage, when world is going to see communism, there, your all necessities are going to be fulfilled. Marx says, do you think you are free? You will say, yes, I am free. Marx will ask you, ये बताओ जो तुम कर रहे हो मजा आ रहा है इसमें? क्योंकि मजे से क्या मतलब है, जो करना है. Marx says that two attributes of humans, हमारी पर्सनालिटी के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं. We are creative by nature. Creative. You should do a work, and creativity is possible in every work. You should do a work where you find yourself creative. It's not that कि अच्छा अच्छी feeling आई तभी creative. It means you are so engaged in that work that you are creating something new to the world, for the world. He says second attribute is being social. This society, when we use the word society, it means these people are interconnected. And these people are interconnected to fulfill their aspirations, fulfill their need. क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि जो भी आप हैं वो केवल खुद की वजह से हैं, किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें? कोई ऐसा है हमारी क्लास में? ओपनली बताइए. पॉलिटिकल साइंस है. नो आइडियाज आर इम्पोज्ड हियर. ओनली एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड. ठीक है, नो, आप सब ये बात कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब मानते हैं कि अगर ये बोर्ड भी है जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, दिस इज क्रिएशन ऑफ समवन. समवन हैज गिवन हिज लाइफ, हर टाइम, तभी ये आ पाया. किसी ने रिसर्च की, किसी ने इसको बनाया, राइट? एंड वी शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट दैट, बिकॉज नो मनी कैन कंपेंसेट फॉर द टाइम विच वी गिव टू अदर्स. Such intense thoughts were there. क्या किसी भी पैसे से वो समय आया जा सकता? नहीं. टाइम की वैल्यू ये तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में इस बात से डिसाइड होती है कि उस काम को करने के लिए कितने लोग मौजूद हैं, अवेलेबल हैं. एक तरह से बिडिंग है, कम से कम में कौन करने के लिए तैयार है, उस हिसाब से डिसाइड होता है. बट इफ यू थिंक दैट एक्चुअली
सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, एंड वी फील हैप्पी ओनली व्हेन वी आर सोशल। जैसे कि आपने एक जगह का नाम सुना होगा, सेंटोरिनी, ग्रीस आइलैंड। तो according to one research, people there tends to be more happy, and this is one reason that they live a longer life. जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं वो आसानी से उनको होती नहीं, जबकि उनके कंजप्शन में फैट बहुत ज्यादा है। वाई? तो पता लगा कि दे हैव सर्टेन कल्चरल एस्पेक्ट दैट दे हैव टू, दे हैव दिस नेबरहुड गैदरिंग्स, फैमिली टुगेदर। मतलब वो मतलब कितने सारे रीजंस हैं साथ मिलकर खुश होने के, एंगेज करने के। तो कहने का मतलब है कि सोशल होना ये हेल्दी लाइफ से भी कनेक्टेड है, हेल्दी सोसाइटी से भी कनेक्टेड है, बिकॉज बीइंग सोशल ब्रिंग्स एम्पैथी इन आवर वर्क। एंड डू यू थिंक एनी गुड वर्क विल बी पॉसिबल फॉर पब्लिक विदाउट एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब होता है कि यू शुड हैव अ सेंस ऑफ कंसर्न behind your action. For example, you're a district magistrate and you are not empathetical. Then if there's a crisis going on in your district, you won't feel the pain of others. And if you don't feel, then you may not be able to act. When I'm saying pain, it's not like powerlessness. You will feel strength. You will project strength because you are empathetic. So strength is also connected to empathy. Now the point is, in capitalist society, Marx is saying the most important aspect of people's life is economic sphere. लोग जज इस बात से किया जाता है उनका सक्सेस फेलियर कि वो पैसा कितना कमा रहे हैं, उनके पास मटेरियल गुड्स कौन से हैं, और इस वजह से दे आर मिसिंग ऑन बीइंग सोशल। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू कंट्रीब्यूट बेस्ट फॉर योर सोसाइटी, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली हैव द सोशल एस्पेक्ट। बट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बस EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड, और फिर उनके भरने के लिए दिन और रात लगे रहना। और क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, और क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, इस वजह से आप जस्टिफाई करते हो कई बार अपने रॉन्ग एक्शंस टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, कि भाई मैं समय नहीं दे रहा तो क्या हुआ, पैसा तो कमा रहा हूं, राइट? एंड दैट इज हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, राइट? तो पॉइंट इज कि वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट यहां पर होगा। अब आप कहेंगे कि विदाउट स्टेट कैसे गवर्न होगा? तो मार्क्स कहते हैं there will be voluntary organizations and everyone is going to do their work in the field they want to work in। मतलब जिसमें आप अच्छा काम करना चाहते हो, you can work in that field, you will be trained in that field, and there will be voluntary groups जिसमें की responsibilities divided होंगी और आप वो काम करने लग जाओगे, और आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो दूसरी वॉलंटरी ग्रुप्स का जो क्रिएशन होगा उससे पूरी होंगी। जैसे घर, दूसरे हैं जो वॉलंटरी ग्रुप्स हैं जो घर बना रहे हैं, कुछ एजुकेशन में है, कुछ हैं डॉक्टर्स हैं। तो इस तरीके से सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे, और ऐसे में यहां पर वो दौड़ नहीं होगी जो कैपिटलिज्म की दौड़ है। मार्क्स इज नॉट अगेंस्ट इंडस्ट्रीज, मार्क्स इज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रीज, इनोवेशंस, prosperity. Marx is saying कि industries will be there, but benefits are going to be shared among people. Profits are going to be spent on building new jobs. So this is another kind of world Marx is talking about, which we have not seen till now, although many people experimented these ideas in small group, in small places. So if it is clear until now, just mention Va. Namrata, Divyangi, Priyank, Tanushri, Anuj, Ananjay, Anisha, Aryan, Tanmay, all clear? ठीक है। कुछ लोग कर रहे हैं वाह वाह, क्या लग रहा है कि मुशायरा हो रहा है, यहाँ पर शायरी चल रही है।
yes. So these are the words which we were talking about, है ना? लिबरलिज्म यू गॉट, मार्क्सिज्म आपको क्लियर हुआ, और मार्क्सिज्म के अंडर ही मार्क्स के अनुसार सोशलिज्म क्या है वो आपको क्लियर हुआ, राइट? इंडियन सोशलिज्म में हमारी प्रायोरिटी होती है कि इनइक्वालिटी को कम करने वाली पॉलिसी सरकार बनाए, जैसे कि सरकार लैंड रिफॉर्म्स लाए, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर जमींदारों के पास था एंड जमींदार गॉट बेनिफिटेड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैपेंड इन सर्टेन एरियाज, की बड़ी बड़ी जमीनें उनसे ली गई और लैंडलेस लेबर में दी गई। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं सब में सब कुछ बराबर बांट देना है, हमारे यहाँ इट इज अबाउट कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार कुछ एफर्ट्स करेगी, राइट? वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कम्युनिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस क्या है, यशविन इज आस्किंग। देखिए मैंने बताया ना कि सोशलिज्म, अभी तो मैंने मार्क्स वाला सोशलिज्म बताया, मार्क्स वाले सोशलिज्म में स्टेट वाज देयर, वर्कर्स वर लीडिंग द स्टेट, राइट, एंड capitalism was abolished. But in communism, even state is not there. Society is actually running through voluntary organizations. और हर कोई वो काम कर रहा है जो वो काम करना चाहता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, और उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसकी नीड्स हैं, वो फुलफिल की जा रही हैं इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। गॉट इट यशवंत? और जो सोशलिज्म एक ऐसी हैट बन गया है जिसको इतने लोगों ने पहना है कि इसकी शेप ही बिगड़ गई है, ये समझ लीजिए, राइट? क्लियर है बात? दीपाली पूछ रहे सर आइडियोलॉजी और थॉट में डिफरेंस है क्या? जी हाँ है। फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट थॉट में मैं केवल मार्क्स के थॉट की बात करूंगा, अगर मैं लिखता मार्क्सिस्ट थॉट, केवल मार्क्स के आइडियाज, ठीक है, बट क्योंकि मैंने यहाँ वर्ड लिखा है इज्म, इज्म का मतलब क्या हुआ? आइडियोलॉजी, है ना? और आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है सेट ऑफ आइडियाज में ना ऐसे भी हो सकता है कि ये कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो मार्क्स ने दिए, है ना, ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो ग्रैम्सी ने दिए, ठीक है, सो ये डिफर कर सकता है। क्लियर है बात? अभी मुझे आपको एक और चीज पढ़ानी है इसमें, मैं कल वो चीज बताऊंगा, वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, बहुत ही आसान सी बात है, नाम से लग रहा है क्या स्ट्रक्चर, मतलब आप इंडिया के एग्जांपल से बिल्कुल रिलेट करके आप समझ जाएंगे, ठीक है? मतलब वो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट बोलते हैं उनको, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इवन आईआर में भी कई जगह हम यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट। ये बात मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको यूटिलिटेरियन फंक्शनलिज्म ये समझाऊंगा, ठीक है? अभी आपके जो क्वेश्चंस हो वो मुझसे प्लीज आस्क, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आर्यन पूछ रहे हैं व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म। आप एग्जांपल ले लीजिए यूएसएसआर का, एग्जांपल ले लीजिए चाइना का। सो जो मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट का। कई लोग कहते हैं नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया कुछ लीडर्स के पास, और मतलब ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज आ गई। फॉर एग्जांपल लेनिन ने लीड किया यूएसएसआर को, उसके बाद स्टालिन आए, और स्टालिन के टाइम पर हमने देखा कितने सारे लोगों को खत्म भी कर दिया गया, ऐसी पॉलिसीज आई स्टालिन की, लेकिन स्टालिन ने सोचा कि ये देश के लिए ज़रूरी है, वो कर दिया। कई जगह इसके अच्छे एस्पेक्ट भी देखे गए, मतलब देखो डिपेंड करता है कि लीड कौन कर रहा है। आप में से कितने लोगों ने सुना है औरोबिंदो विले के बारे में? औरोबिंदो विले, पुडुचेरी, सुना है? ओरोविले नहीं सुना? सर्च करना ओरोविले के बारे में, पुडुचेरी में एक एक्सपेरिमेंट वहां पर चल रहा है काफी समय से, बट दे डोंट से दैट दे आर कम्युनिस्ट, राइट?
बट दिस एक्सपेरिमेंट इज कि कितने सारे जो आइडियाज़ हैं, जो कन्वेंशन है अलग है, वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अगर आप घर बनाना जानते हैं तो आप घर बना दे रहे हैं किसी के लिए, दूसरा अगर कुछ खेती कर रहा है तो वो कुछ आपको प्रोडक्ट्स दे दे रहा है, तो अलग तरह की लाइफस्टाइल वहाँ पर यूज़ हो रही है। यस यस, चाइना का कम्युनिज्म जो है वो भी हम पढ़ेंगे, जो मार्क्सिज्म आएगा ना आइडियोलॉजी में, तो उसमें मैं चाइना का कम्युनिज्म, लेनिन, सबके विचार बताऊंगा आपको, कैसे माओ के विचार अलग हैं और कैसे माओ हम पर इम्पैक्ट डाल रहा है, माविज्म। अनिकेत, आज जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है? अगर आप लेट जुड़े हो, दोबारा देख लेना, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए होगी तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, अब नीचे करो और नीचे, अच्छा न्यूज़लेटर पढ़ लिया आपने? टास्क आपको दिया था, ग्रेट। और पीएसआर का जो कंपाइलेशन है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। पीएसआर की कोड बुक पूरे सिलेबस की दी हुई है, ठीक है? उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा हर कोई। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी इसमें होंगे, इस ग्रुप में। इस ग्रुप में वो फाइल में आप जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा शशांक त्यागी फॉर यू, यूपीएससी सिंप्लीफाइड करके आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा जी। हाँ, टेलीग्राम लिंक दे दीजिए। आपको एक मास्टर ग्रुप है हमारा, जितने पीएसआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं यहीं पर अभी स्टडी आई के ऊपर, हमारे पीएसआर ऑप्शनल के जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं, मैं वो वाला लिंक आपको दे रहा हूँ। उसमें मैं लिंक शेयर करता हूँ, पीडीएफ्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आपका न्यूज़लेटर कंपाइलेशन आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रवि शेयरिंग दिस लिंक, ठीक है? सारे आदर्श सारे कोर्स याद नहीं करने आपको, ठीक है? मैंने जानबूझकर हर एक टॉपिक में इतने कोर्स दे दिए आपको कि उस बहाने आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं अपना चैप्टर, ठीक है? उसमें से 3 के आसपास, 4 के आसपास आप आर्गुमेंट के रूप में यूज़ करेंगे अपने आंसर में, और इतनी बार यूज़ करेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? अभी वो शेयर कर रहे हैं आपको लिंक, जो मास्टर लिंक है ना हमारे ग्रुप का वर्जन, जो 1 बजे वाला स्लॉट होगा ना आपकी क्लास का, वो इस वीक के एंड के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वो नीचे, ठीक है। अंजलि अंजलि सिंह, अंजलि सिंह, अभी हमारा ये ओरिएंटेशन नहीं, ओरिएंटेशन हमारा हो गया था। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएसआर कर रहे हैं, और बाय दिस वीकेंड हम 1 to 4 वाले स्लॉट में आ जाएंगे और उसमें आप कर लेंगे, मतलब फिर हमारा 1 to 4 ही चलेगा, फिर ये 11 से 12 वाला सेशन नहीं चलेगा, ठीक है? राज कह रहे हैं ओपन नहीं हो रहा लिंक। राज, आपका ना क्रोम में आपको अलाउ करना पड़ेगा कुकीज वाला पार्ट, उसके बाद ओपन हो जाएगा। यस, पीएसआर ऑप्शनल आपका मंडे टू फ्राइडे होगा। आदित्य प्रसाद, एनालिटिकल स्किल्स, पीएसआर, पॉलिटी में सब आपको क्लास के साथ ही डेवलप हो जाएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अर्पित आनंद, इन क्लासेस में जब आप बैठे ना तो अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठे, और बस जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, जिन कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप लिखते रहेंगे ना साथ साथ, तो दोबारा जब आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी आसानी से, तो स्टोरीज लिंक हो जाएंगी। तो आई वुड आस्क कि आप हमेशा एक पेन और पेपर रखें, ठीक है? अंकुर, जो चैप्टर वाइज हम चलेंगे बाय द वीकेंड, तो फिर उसके नीचे आपको क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी तीनों मिल जाएंगे।
अभी आपका टास्क पता है क्या है? जो टर्म्स आज आपने सीखे हैं ना, इस टर्म्स के हिसाब से एक बार पीवाईक्यूज को देख लीजिएगा पेपर 1 सेक्शन ए में, ठीक है? और जो आज का करंट जो न्यूज़लेटर मैंने सैटरडे को शेयर किया था वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है?